अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर उमर बिन तारिक है और मैं कायद मेडिकल कॉलेज का ग्रेजुएट हूँ। रिसेंटली मैंने अपने हाउस जॉब में प्लैब 1 पास किया है और काफ़ी जूनियर्स के क्वेरीज़ आई थी, जिनकी वजह से ये वीडियो है कि इससे सबकी कन्फ्यूजन दूर की जाए और बताया जाए कि आप किस तरह हाउस जॉब के दौरान या फिर अपने ग्रेजुएशन के बाद किस तरह आप प्लैब की तरफ आ सकते हैं, किस तरह आप उसको तैयारी कर सकते हैं उसकी, और किस तरह आप उसको आसानी से पास कर सकते हैं। अच्छा, तो मेरे पास ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो रिसेंटली मुझसे पूछे गए हैं, तो इसको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे और कैसे कौन से क्वेश्चंस हैं और इनके आंसर्स जो हैं हम अभी डिस्कस करेंगे। तो पहला ये है कि प्लैब बेसिकली है क्या। प्लैब जो है वो एक लाइसेंसिंग एग्ज़ाम है यूके में जाके प्रैक्टिस करने के लिए। तो इसमें प्लैब 1 और प्लैब 2 दो उसके कंपोनेंट्स होते हैं। उससे पहले हमने कोई भी इंग्लिश का टेस्ट पास करना होता है, जो आईएलटीएस या ओईटी, हम इन दोनों में से कोई एक जो है पास करते हैं। उसके बाद हम एलिजिबल होते हैं प्लैब 1 देने के लिए। प्लैब 1 के बाद हम अपना प्लैब 2 क्लियर करते हैं और ये दोनों चीज़ें क्लियर करने के बाद हम जो उनकी जनरल मेडिकल काउंसिल है, जो उनकी अथॉरिटी है, मेडिकल अथॉरिटी जो बॉडी है, हम वहाँ पे एक मेडिकल प्रैक्टिशनर रजिस्टर होते हैं। Why you chose PLAB instead of other training routes such as FCPS or other services offered in here in Pakistan? तो इसमें यूँ है कि पहली बात ये बंदे की पर्सनल चॉइस होती है कि वो अपनी ग्रेजुएशन के बाद किस रूट पे जाना चाहता है। एज अ पाकिस्तानी आपके पास एक तो FCPS का रूट है जो आपको यहीं पे अवेलेबल है, उसमें आप यहीं पे अपना कंटिन्यू कर सकते हैं स्टडीज़, यहीं पे अच्छी अपनी स्पेशलिटी, मर्ज़ी की स्पेशलिटी में आप कर सकते हैं। दूसरा ये है कि आप प्लैब करके यूके की तरफ जा सकते हैं, आप आयरलैंड की तरफ जा सकते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया की तरफ जा सकते हैं, उनके अपने टेस्ट होते हैं, और आप MLE करके आप अमेरिका की तरफ भी जा सकते हैं। तो मेरे ख्याल में जो मेरे सर्कमस्टांसेस थे उनमें प्लैब मुझे सबसे ज़्यादा सूट कर रहा था। पाकिस्तान की ट्रेनिंग नो डाउट अच्छी है, लेकिन ये है कि मुझे जो है वो यूके की जो ट्रेनिंग है वो ज़्यादा थोड़ी बेहतर लगती थी। मेरे जो काफ़ी सीनियर्स वहाँ पे गए, उन्होंने मुझे गाइड किया, उन्होंने मुझे बताया कि किस तरह आप जो है अपनी यहाँ पे अच्छी ट्रेनिंग कर सकते हो, अच्छा ज़्यादा सीख सकते हो। तो मैंने इसलिए वो जो रास्ता है वो चूज़ किया कि मैं उसमें आगे बढ़ूँ और उसमें आगे अपनी जो है स्पेशलिटी वहीं जाके करूँ, इसलिए मैंने प्लैब की तरफ में आया। तो दूसरा क्वेश्चन ये था कि हाउ हार्ड इज़ प्लैब, कितना मुश्किल है और इसकी जो है फाइनेंशियली फिजिबल है कि नहीं है। तो उसमें मैं यही कहूँगा कि हर जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट लाइफ में ज़ाहिर बात है आपके पास इतना आपको नहीं पता होता है फाइनेंसिस का। जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो आपके अपने फाइनेंसिस आप देखते हैं कि क्या आपके पास इतने फाइनेंसिस हैं कि आप अपने आप को सपोर्ट कर सकते हैं, क्या आपके फैमिली आपको सपोर्ट करती है, या आपको ख़ुद से मेहनत करके अपने पैसे कमा के आपको जाना पड़ता है। तो ये है कि प्लैब का जो टोटल जर्नी जो है अपना OET से लेकर या IELTS से लेकर जो आपकी पहली पे आपको मिलनी है, तो उस तक ये तकरीबन 12 लाख रुपए तक का ख़र्चा है। तो पहले ज़ाहिर बात है बंदे को, लेकिन ये सारा कुछ ना स्टेप्स में होता है। आपको पहले OET की फ़ीस भरनी होगी, फिर आपको अपनी प्लैब 1 की फ़ीस भरनी होगी, और जो आपका मेजर ख़र्चा आएगा वो आपके प्लैब 2 में आएगा। तो आपको ये नहीं है कि आपको सारे पैसे एक ही वक्त देने होते हैं। तो होपफुली इतने पैसे अरेंज हो जाते हैं अक्सर लोगों से, कि जब आपने कुछ सोचा है कि आपने जाना है, क्योंकि वहाँ जाके जो आपका रिटर्न आना है वो तकरीबन इससे ज़्यादा ही आना है। आप इसको आराम से, अगर आप यहाँ से पैसे कहीं से आप करके भी जाते हो तो आप उसको आराम से आप पे ऑफ कर सकते हो आके। तो इसके लिए फाइनेंशियली फिजिबल है कंपेयर टू अदर रूट सच एज़ MLE और AMC, जो वो ज़्यादा फाइनेंशियली उनमें ज़्यादा खर्चा है और इसमें उनसे थोड़ा कम है। इसके बाद जो क्वेश्चन था वो ये था कि व्हेन शुड द पर्सन स्टार्ट टू प्रिपेयर फॉर प्लैब। तो इसका आंसर यही बनता है कि प्लैब की जो बेसिकली प्लैब 1 की जो तैयारी है वो सारी फाइनल ईयर और 4th ईयर बेस्ड है, सारा क्लिनिकल नॉलेज है। तो एक दफ़ा बंदा जब 4th ईयर में आ जाए तो उसमें ENT के जो सब्जेक्ट्स हैं, पैथोलॉजी के जो सब्जेक्ट्स हैं, वो बंदा अच्छी तरह पढ़े, जो अच्छी बुक्स हैं उनसे पढ़े, और फिर जो फाइनल ईयर में चला जाए, क्योंकि पूरी फाइनल ईयर का सिलेबस जो है वो प्लैब में इंक्लूडेड होता है, तो आपको वो सबसे अच्छी पढ़नी चाहिए, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स एक दफ़ा बन जाएंगे तो वही आज जाके आपके आगे काम आएंगे। और जो यूके की गाइडलाइंस हैं, जो यूके की कुछ बुक्स हैं, आप वो साथ पढ़ें, ताकि जो है आप आगे जाके उसको इजीली आप टैकल कर सकें जो उनके क्वेश्चन हैं। क्योंकि प्लैब बेसिकली एक एंट्रेंस टेस्ट है, इसमें वो यही एक्सपेक्ट करते हैं कि जो यहाँ पे प्रैक्टिस करने आ रहा है उसको यूके की जो मेडिसिन है, जो यूके की सर्जरी है, उससे वो फेमिलराइज हो।
तीसरा क्वेश्चन जो था वो है, इज़ इट नेसेसरी ओनली द डिस्ट्रिक्शन होल्डर्स कैन डू द प्लैब। तो ये बिल्कुल नेसेसरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है अभी कोई डिस्टिंक्शन हो। अगर हो तो ज़ाहिर बात है आपको एज मिलता है, आपको हर जगह आपकी जो डिस्टिंक्शन होंगी उनका एज आपको मिलेगा। अच्छी बात है, यहाँ पे आप अच्छा पढ़ते हैं तो आपको जितनी भी आपकी डिस्टिंक्शन हैं, जितने आपके अवार्ड्स हैं, वो आगे जाके काउंट होते हैं। लेकिन नेसेसरी नहीं है। बहुत ज़्यादा मीडियोकर स्टूडेंट्स भी थे यहाँ पे जिन्होंने प्लैब किया, जिनको जॉब्स जल्दी मिल गई। बहुत ऐसे भी थे जिनकी डिस्टिंक्शन थी लेकिन उनको आगे स्ट्रगल करनी पड़ी है। सारा कुछ बेसिक आपके कॉन्सेप्ट्स पे है। ज़ाहिर बात है डिस्टिंक्शंस भी उनकी आती हैं जिनके कॉन्सेप्ट्स अच्छे होते हैं। तो जितने अच्छे आपके कॉन्सेप्ट्स हैं जितनी जल्दी आप उनके करिकुलम को आप पिक करेंगे, उतना जल्दी आप वहाँ जाके सेटल होंगे, उतनी जल्दी आपको जॉब मिलेगी और उतनी जल्दी आपकी ट्रेनिंग जो है प्रोसेस वो मुकम्मल होगा। तो मेरे ख़ुद का भी ये है कि मेरी कोई डिस्टिंक्शन नहीं आई 5 सालों में, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह उसमें जो जर्नी था प्लैब का उसमें एक एज मिला मुझे हाउस ऑफ के बीच में मौका मिला देने का, तो मैंने दे दिया और वो पास हो गया। अगला क्वेश्चन था मैचिंग और जॉब प्लेसमेंट का। तो यूँ है कि अभी फ़िलहाल सीट्स का थोड़ा इशू है प्लैब का, कि कोरोना की वजह से जो हालात हुए हुए हैं तो उसमें जो सीट्स की अवेलेबिलिटी है वो कम है। जो पाकिस्तान में पहले ही सीट्स थोड़ी सी कम थी तो उन्होंने फ़र्दर रिड्यूस कर दी हैं उन सीट्स। पहले अब तकरीबन एक सिटिंग में 400 सीट्स होती हैं और साल में 4 सिटिंग्स होती हैं, मतलब सिर्फ 1600 सीट्स अवेलेबल हैं पूरे साल में बच्चों के लिए। तो इसका ये ज़्यादा मसला ये है कि आपको सीट्स मिलना मुश्किल है। तो लेकिन अगर आप लोग अपना सारा कुछ टाइमली पास करें और अपना सब कुछ ऑर्गेनाइज़ करें कि मैंने इस टाइम अपना ओईटी देना है, मैंने इस टाइम अपना प्लैब देना है और उसके मुताबिक अपनी हाउस जॉब में करें। अब बात आ गई है टाइम की, अपना टाइम बचाना है। जिस तरह आप अपना टाइम मैनेज करेंगे उस तरह से आपको जल्दी आपके सारे टेस्ट पास होंगे, उसी तरह से आपकी जॉब प्लेसमेंट जाएगी। जॉब्स का ये होता है कि आगे सारा उनका जो पाथवे होता है उसमें पहले आपको जाके वहाँ नॉन ट्रेनिंग जॉब करनी पड़ती है और फिर आपको जाके ट्रेनिंग जॉब करनी पड़ती है। तो नॉन ट्रेनिंग जॉब आपको वहाँ जाके मिल जाती है। आप एक दफ़ा जब अपने सारे टेस्ट क्लियर करेंगे, आपकी जिम से रजिस्ट्रेशन होगी, फिर आपने अपना CV बिल्ड करना होता है। आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, किन रिक्वायरमेंट्स वो रखते हैं लोगों को। अगर वो आप उनके क्राइटेरिया पे पूरा उतरेंगे तो वो आपको जॉब वहाँ पे इजीली मिल जाएगी। और जो जॉब की आपकी पे होगी वो भी कंसिडरेबली बहुत अच्छी होगी, तकरीबन 2000 पाउंड्स पर मंथ आपको इनकम होगी। तो वो आपके जो पिछले सारे फाइनेंशियल जो फिजिबिलिटी थी उसका क्वेश्चन यहाँ पे आंसर हो जाता है कि आप वो सारे पे ऑफ कर सकते हैं अगर आप पहले आपके लिए मसला भी है वो सारा कुछ। अगला जो था वो स्टडी मटेरियल का था कि कौन सी बुक्स हमें फ़ॉलो करनी चाहिए। जो फाइनल ईयर में जब आप आते हैं तो ऑक्सफोर्ड की जो बुक्स होती हैं वो सारी ब्रिटिश गाइडलाइंस के मुताबिक होती हैं, तो बेस्ट तो वही है कि हमें वही फॉलो करनी चाहिए। लेकिन ये होता है यहाँ पे जो अमेरिकन गाइडलाइंस की बुक्स होती हैं, क्योंकि पाकिस्तान की एज सच कोई गाइडलाइन नहीं है जिसको फॉलो करते हैं। यहाँ के जो UHS के एग्ज़ाम पैटर्न्स हैं वो फॉलो करते हैं अमेरिकन गाइडलाइंस को। तो हमें वो बुक्स तो पढ़नी है अपना प्रूफ पास करने के लिए। साथ में हम एक्स्ट्रा जो है वो ऑक्सफोर्ड की बुक्स जो होती हैं सर्जरी से रिलेटेड या फिर मेडिसिन से रिलेटेड, हैंडबुक ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी, वो हम जो है यूज़ कर सकते हैं। तो उससे ही होगा कि ना हम उनकी गाइडलाइन से फेमिलराइज हो जाएंगे और वो हम उसको टेस्ट पास करने में आसानी होगी। दूसरा ये है कि आपके जो फाइनल ईयर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं डायग्नोसिस में और आगे ट्रीटमेंट में। और ये है कि जो आप एक दफ़ा इसमें आ जाएँ, आपका OET पास हो जाए, तो उसके लिए जो आपको स्टडी मटेरियल होता है वो प्लेबेबल ऑनलाइन होती है। क्वेश्चन बैंक्स होते हैं, 2 to 3000 क्वेश्चन होते हैं MCQs, वो आपने पढ़ने हैं, उनकी एक्सप्लेनेशन पढ़नी है। पूरा टॉपिक डिस्कस होता है उसमें, वो आप पूरा टॉपिक डिस्कस करते हैं, मतलब खुद ही पढ़ते हैं, उसको मार्क करते हैं, जो नोट्स बनाते हैं वो आप सारा जो आपका स्टडी पैटर्न होता है तो वो करके आप इजीली उसको पास कर सकते हैं। 2 से 3 महीने आपके लगते हैं पढ़ाई में। हाउस ऑफ के साथ अगर आपने करना है तो उसमें 1 महीना आप ऐड कर लें, वरना ये 2 महीने इनफ होते हैं। फाइनली इसमें यह था कि अपना CV किस तरह स्ट्रॉन्ग किया जाए। तो CV के लिए पहले अगर आप एक बंदा है वो सोच रहा है कि उसने बाकी जाना है वहाँ पे और जाके अपना करियर बनाना है, तो बेहतर है कि अपना CV अभी से अपने स्टूडेंट लाइफ से जो है वो अच्छा करना शुरू कर दे। उसमें आप अगर इंटरनेट पर सर्च करेंगे इंटरनल मेडिसिन रिक्रूटमेंट उनके जो NHS की है, तो वो आपको बताते हैं कि क्या क्या CV में इंपॉर्टेंट होता है, क्या क्या आपको चाहिए होता है। उसमें आपकी BSc की डिग्री के बहुत नंबर होते हैं। यहाँ पे जो BSc की डिग्री इतनी अच्छी लोग समझते हैं कि मतलब दे दो कोई मसला नहीं है, लेकिन वहाँ पे वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर आप मास्टर्स करें यहाँ पे तो वो 2 साल का जो मास्टर्स होता है उसके नंबर ज़्यादा होते हैं।
इसके अलावा आप जो रिसर्च पब्लिकेशंस होती हैं उसमें अगर आप पबमेड की आपकी रिसर्च में आपके ऑथर नंबर 1 है या फिर आप को ऑथर हैं, तो या फर्स्ट ऑथर या को ऑथर, इसके ही आपके नंबर होते हैं। उसके अलावा उससे नीचे वालों को वो प्रेफर नहीं करते। तो पब्लिकेशंस अपनी आप ज़्यादा करें, अपनी आप डिग्रीज़ जितनी आप एक्स्ट्रा कर सकते हैं अपनी डिग्रीज़ वो आप करें MBBS के साथ साथ ही। इसके बाद आप अपने ऑडिट्स होते हैं, क्लिनिकल ऑडिट्स होते हैं, वार्ड्स में आप लोग जाते हैं, आप लोग जाके ऑडिट सीखेंगे, ऑडिट कैसे करते हैं। अपने HODs को आप इन्वॉल्व करें, वो भी आपको हेल्प करेंगे इसमें। अपने सीनियर्स को आप इन्वॉल्व करें, उनसे पूछें कि किस तरह ऑडिट करते हैं, किस तरह हमने जो है ऑडिट का मकसद ये होता है कि आपने इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, जो भी वार्ड में जो भी सिलसिला चल रहा होता है वो इम्प्रूव हो जाए, जो भी टेक्निक्स यूज़ हो रही हैं वो इम्प्रूव करें। तो और बाकी जो होते हैं टीचिंग में इन्वॉल्व होना चाहिए बंदों को। अपने मेडिकल के दौरान आप सेमिनार्स दें, आप सिम्पोजियम्स में पार्टिसिपेट करें, डिबेट्स में पार्टिसिपेट करें। जितना आप एक्स्ट्रा करिकुलर्स में मेडिकली रिलेटेड एक्स्ट्रा करिकुलर्स में आप ज़्यादा होंगे तो उसमें आपको ज़्यादा हेल्प करेगा, और जितने आप लीडिंग रोल संभालेंगे उतना भी आपको वहाँ जाके एज मिलेगा कि वो समझे, वो अब करेंगे कि ये बंदा जो है ये पहले एक लीडिंग रोल संभाल के आया है, तो इसको पता है किस तरह मैनेजमेंट का इसको आइडिया है, तो ये यहाँ पे अच्छी तरीके से मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ था प्लैब 1 के हवाले से कि हम किस तरह उसकी तैयारी करें, किस तरह उसके कोई प्रोज एंड कॉन्स हैं, किस तरह उसको आगे लेके जाया जाए। तो इसमें जो भी आगे गाइडेंस होगी, जिस तरह आगे कोई इसके क्वेश्चंस होंगे आप बताएं, उसका हम ज़रूर आंसर करेंगे। और जो जो इस पाथवे पे चलना चाहते हैं उनको बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह आपको कामयाब करे इसमें।